हेलो टू एवरीबडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? लगभग काउंसलिंग ख़त्म होने की कगार पे है, लेकिन डीएनबी के भी दो बहुत इम्पॉर्टेंट राउंड्स बचे हुए हैं, एक डीएनबी राउंड 3 और एक मॉपअप। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए डीएनबी राउंड 3 के लिए, क्या क्या चीज़ें संभावनाएं हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे कैसे हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या किस हिसाब से काउंसलिंग मूव ऑन करेंगी, या क्या क्या चीज़ें और होंगी। एमसीसी के कुछ न्यू अपडेट्स होंगे जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले बात करते हैं एमसीसी की अपडेट को लेके। एमसीसी ने एडमिशन की लास्ट डेट जो है वो 31 अगस्त कर दी है। ज्वाइनिंग बढ़ा दी है बिहार और राजस्थान के लिए, और बाकी स्टेट्स के लिए 14 तारीख बढ़ा दी है, जिससे कि एमसीसी दोबारा से डीम्ड की जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करके फ़ीस नहीं जमा की थी और वो स्टे के लिए एलिजिबल नहीं हो पाए थे, उनके लिए दोबारा से फॉर्म ओपन कर दिए गए हैं, जो कि फॉर्म्स 4 तारीख से लेकर 7 के बीच खुले रहेंगे। उसमें वो चॉइस फिलिंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन फॉर्म ज़रूर भर पाएंगे। ऐसे ही राजस्थान का फॉर्म ओपन हो गया है, जो वहाँ पे वेकेंट सीट्स हैं स्टे वैकेंसी की, उनमें की काउंसलिंग अलग से होगी जयपुर में, जहाँ पे आप जाके काउंसलिंग ऑफलाइन कर सकते हैं। तो चांसेस अभी भी कहीं ना कहीं कुछ बचे हुए हैं, लेकिन लगभग क्लिनिकल सीट्स लगभग ओवर हो गई हैं, क्योंकि ये जो नोटिस आया है ये काफ़ी लेट आया है। 31 जुलाई लास्ट डेट थी एडमिशन्स की, जिसको मानते हुए लगभग चीज़ें गवर्नमेंट ने स्टे वैकेंसी करके लगभग कॉलेजों ने क्लोज आउट कर दिया था। फिर भी कुछ चीज़ें कुछ सीट वैकेंट हो गई हैं, उनकी दोबारा से काउंसलिंग के आदेश दे दिए गए हैं, उनके लिए दोबारा से फॉर्म खोलेंगे। और जिन बच्चों के कट ऑफ अभी डाउन हो गए, वो एलिजिबल हुए थे, वो नहीं कर पाए तो दोबारा से कर सकते हैं। इसी के साथ डीएनबी का भी न्यू रजिस्ट्रेशन इस बार स्टार्ट होगा। जो बच्चे पहले नहीं कर पाए थे या जिनका कट ऑफ डाउन हुआ है वो करना चाहते हैं, तो वो 5 से 8 के बीच डीएनबी का भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि न्यू रजिस्ट्रेशंस होंगे तो कुछ नए बच्चे और एड ऑन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो बड़े रैंकर हैं, अप टू 25-26,000 रैंक तक के जो बच्चे हैं, उन पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरिट में। बीच में कुल 100-125 बच्चे ही ऐड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा ऐड होने की उम्मीद बहुत कम मानी जाती है। और जो न्यू एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो पैरा क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल सीट्स के लिए डीएनबी में पार्ट ले सकते हैं। उनके चांसेस रहेंगे कि उन्हें पैरा और नॉन क्लिनिकल शायद मिल जाए। कोई क्लिनिकल सीट्स मिलने के चांसेस बहुत कम है। इसका मतलब है कि वो 80,000 प्लस रैंक है। अगर वो 80,000 प्लस रैंक है तो वहाँ तक कोई भी क्लिनिकल सीट जाती हुई नज़र नहीं आती है। अगर आपको पैरा क्लिनिकल, पीएसएम जैसी ब्रांचेस अगर आपको देखनी है, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये देखनी है डीएनबी में, तब इनके लिए ज़रूर ऑप्ट आउट करके ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि अवेलेबल रहेंगे डीएनबी काउंसलिंग के अंदर, जिसको आप ट्राई किया जा सकता है। अब सवाल है, मैंने पुरानी वीडियो डाली थी, उसमें मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, तो मैं जनरल सर्जरी का कट ऑफ में बताना मिस हो गया था। तो जो जनरल सर्जरी का जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड वो लगभग 27,000 से 30,000 के बीच के चांसेस हैं कि यहाँ तक ये ब्रांच चली जानी चाहिए। अब सवाल है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बेसिकली एक कैलकुलेशन है जो मैं आपको समझाता हूँ मॉपअप को लेके। मेरे पास एक सवाल है जो रेगुलरली रिपीट हो रहा है कि क्या सर मॉपअप में जाना चाहिए या राउंड 3 में ही अपने आप को रिजर्व कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से राउंड 3 में, क्योंकि ये जो सीट्स आ रही हैं वेकेंट होके, ये फ्रेशली एडेड सीट्स नहीं हैं। ये वो सीट्स हैं जो ऑलरेडी किसी बच्चे ने ली थी, सीट छोड़ दी है, सरेंडर कर दी, और वो सीट रिटर्न होके आ रही हैं। इसका मतलब है कि उतने बच्चे ऑलरेडी सीट लेके छोड़ चुके हैं, तो मॉपअप के लिए एलिजिबल हैं ही नहीं। तो जो बच्चे मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं हैं और वो स्टिल डीएनबी का वेट कर रहे हैं, तो वो कोशिश करेंगे कि वो राउंड 3 में ही अपने आप को सेव करें। वो मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं है तो राउंड 3 में ही सेव करेंगे। तो अगर हम लिमिटेड चॉइसेस के साथ चलते हैं राउंड 3 के अंदर, तो मॉपअप में रिस्क होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि मॉपअप में सीट्स उतनी वेकेंट नहीं आएंगी। राउंड 3 में ये अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है, लगभग 2000 से 2300 के बीच सीट होनी चाहिए जो कि वेकेंट आएंगी। तो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है जो आएगा, और एक लंबा गैप देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं एक अच्छी स्विचिंग देखने को मिलेगी। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, आपको जब फॉर्म निकलेगा 5 से 8 तारीख के बीच, जब चॉइस फिलिंग होगी, जहाँ पे रीशफलिंग होगी या नई चॉइसेस आप ऐड और डिलीट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको एक फॉर्म ऑलरेडी अपलोड करना होगा, अंडरटेकिंग फॉर्म, कि आपने कहीं भी कोई और सीट ज्वाइन नहीं की है। ज्वाइन वर्ड को ध्यान से सुनेंगे, ज्वाइन नहीं की है, यानी
अगर कोई चीज़ आपको अलॉट हुई है तो आप एलिजिबल हैं, ज्वाइन कर लिया है आपने तो आप एलिजिबल नहीं है, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो डीम्ड हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो। कहीं भी अगर आपने ज्वाइनिंग दे दी है तो आप डीएनबी के लिए एलिजिबल नहीं है, आपको अंडरटेकिंग देनी होगी, क्योंकि ऑलरेडी एमसीसी एक लिस्ट उनको हैंडओवर कर देगी डीएनबी को, जिनसे उनको पता रहेगा किस बच्चे ने कहाँ ज्वाइन की है, क्योंकि जितने भी पर्टिकुलर स्टेट्स हैं उनसे वो लिस्ट आ जाएगी। अब सवाल ये भी क्वेश्चन बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या स्ट्रे वैकेंसी राउंड की डेट बढ़ने से फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ सकता है, 7 से 8% का, ज़्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। 7 से 8% की एक मामूली सी हल्की सी ब्लॉकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन उसका फ़ायदा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि अब लास्ट मोमेंट है, उतने बच्चे बचे भी नहीं है कि वो ट्राई करें। जो आईपी बीएचयू के एएमयू के लिए भी ट्राई कर रहे थे उनके भी काउंसलिंग लगभग हो चुकी हैं, वो ऑलरेडी उन्हें सीट मिली, वो ज्वाइनिंग दे चुके हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें आईपी में कोई सीट मिली होगी ऑनलाइन और वो नहीं लेना चाहते और डीएनबी लेना चाहते हैं, तो वहाँ वो वेकेंट आएगी, लेकिन कितने %? 1 या 2 सीटें या 3 सीटें होंगी, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, लेकिन इससे कुछ खास फर्क काउंसलिंग में पड़ता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हमें प्रॉपर डिसाइड करना होगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस हम लेना चाहते हैं। सिंगल ब्रांच ऑप्शन आप तभी लेके चलें जब आपका रैंक काफ़ी अच्छा है और ऊपर का रैंक है। अगर पीछे का रैंक है, 20,000 प्लस आपका रैंक है, तो आपको मल्टीपल चॉइसेस अपने ब्रांचेस की रखनी बहुत ज़रूरी है, कि जिससे आप डिफरेंट तरह के ब्रांचेस को ट्राई कर सकें और इंस्टीट्यूट्स को डाल सकें। बेसिकली डीएनबी में इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ब्रांच भी अदा करती है लेकिन इंस्टीट्यूट भी अदा करता है। अगर पता चला आपने मनचाही ब्रांच ले ली और वो इंस्टीट्यूट खराब रहा, या वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो उस ब्रांच के लिए ज़रूरी थी, या आप नहीं सीख पाए, आपको हैंड्स ऑन नहीं मिल पाया, रेगुलर रूटीन में टाइम नहीं दे पाए आप, तो उस टाइम क्या होगा, आपको 3 साल जो आप एसआरशिप करेंगे बाद में वहाँ सीखना होगा। तो 3 साल का कोर्स 3+3 6 ईयर्स में बदल गया। 3 साल डीएनबी की डिग्री ली आपने, उसके बाद आपने 3 साल काम सीखा, फिर आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, तो एक लॉन्ग रन हो गया। तो इंस्टीट्यूट भी कहीं ना कहीं मैटर करता है और उसको भी देख के चलना चाहिए। इसीलिए अगर आपका मन किसी ब्रांच के लिए है, सर्जिकल हो या नॉन सर्जिकल हो, और 2-3 ब्रांच के ऑप्शंस हैं, तो उसको मिक्स करके डालने में ज़्यादा बेहतर है। पहले एक ब्रांच के अच्छे इंस्टीट्यूट, फिर दूसरे, फिर तीसरे, उस हिसाब से लाइन अप करें तो ज़्यादा आपको बेनिफिट देगा और कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक तरह से ये मान के चलें कि राउंड 3 आखिरी राउंड है जहाँ पे इतनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, प्ले करने का मौका है, क्योंकि मॉपअप में इतनी सीटें मिलती हुई मुझे नहीं लगता कि मिलेंगी। अगर मिलेंगी तो कुल 400-500 ही मिलेंगी, ज़्यादा सीटें वहाँ मिलनी बहुत मुश्किल हैं, और वो लक बाई चांस है, उसके भरोसे बैठना बेवकूफ़ी हो सकती है। अगर आपका रैंक 8,000, 9,000, 10,000 है फिर तो मॉपअप का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर रैंक 15,000, 16,000 प्लस है फिर मॉपअप का वेट करना मैं सजेस्टेबल बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि किसी भी एंगल में आपको जाना चाहिए। आप जाएंगे तो ये आपकी मर्जी है, वैसे भी बच्चे करते, वैसे भी आप लोग करते वही हैं जो आप लोग का मन होता है, लेकिन मेरा काम सलाह देने का, तो मैं यही कहूँगा थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के साथ चलें जिससे आपको नुकसान ना हो, और वो ब्रांच बिल्कुल भी ना डालें जो लेने का मन आपका बिल्कुल भी ना हो। पता चला ये बात 3 साल की नहीं, पूरी कैरियर की बात है। ले ली ब्रांच, नहीं समझ में आई, फिर डीएनबी छोड़ दी, क्योंकि डीएनबी के साथ एक रेशो और भी है जो इतिहास कहता है डीएनबी का, कि लगभग 10 से 12% बच्चे डीएनबी छोड़ भी देते हैं मिड ऑफ द सेशंस में, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आती ब्रांचेस, एनवायरनमेंट नहीं समझ में आता, हड़बड़ी में एक ऐसा हॉस्पिटल ले लिया जिसका एनवायरनमेंट नहीं समझ में आया, कल्चर नहीं समझ में आई, एसआर नहीं समझ में आए, हैंड्स ऑन नहीं मिल रहा है, पेपर वर्क पे ही लाइफ चल रही है, तो इन चीज़ों को लेके बच्चे छोड़ भी देते हैं और दोबारा ट्राई करते हैं। डीएनबी छोड़ने का मतलब 3 साल के लिए एलिजिबल नहीं रह गए, एक ऑप्शन आपने कहीं ना कहीं क्लोज कर दिया, और ज़्यादा पीछे का रैंक है आपका, मैं बोलूँगा बुक्स अनफोल्ड करें और तैयारी शुरू कर दें। 5 महीने ही बचे हुए हैं, ज़्यादा लंबा वक्त अब रह नहीं गया है, उसको ज़रूर ट्राई करें। क्या पता 5 महीनों में कुछ और अच्छा हो जाए और अच्छी ब्रांच मिल जाए, ऐसा एकदम पॉसिबल है और हो भी सकता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है, खासकर जब आप सर्जिकल ब्रांचेस में डीएनबी लेने चलें तो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स को देखना और समझना बहुत ज़रूरी होता है। ज़बरदस्ती कुछ भी लेना गलत होता है, और अपनी ज़िद को लेके कि नहीं मुझे मॉपअप में जाना ही जाना है, वो जिम्मेदारी आपकी होगी, अपनी होगी, अपने हिसाब से रिस्क लें। रीज़न क्या होता है ना, जब लास्ट मोमेंट आता है पहले अपनी चॉइसेस चल रही होती हैं,
जब लास्ट मोमेंट आता है तब आदमी कुछ भी लेने को तैयार हो जाता है। ये जो कुछ भी है ना, ये बाद में नुकसान देता है। इस कुछ भी की नौबत नहीं आने दें, सब कुछ देख के चलें। रैंक के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनानी है, सारी चॉइसेस डालनी है, नहीं डालनी है, लिमिटेड डालनी है, कम डालनी है, कुछ जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वही डालने हैं, क्लास ए कैटेगरी के हॉस्पिटल डालने हैं, बी के डालने हैं, सी के डालने हैं, वो आपका मन है, आप उसको कैसे एड्रेस करके चलें। लेकिन मेरे हिसाब से अब ज़्यादा प्ले करने का मौका नहीं है, लिमिटेड चांसेस हैं, आपको प्रॉपरली प्ले करना चाहिए जिससे आप 1% भी अपने चांस को कम ना करें। नहीं मिला वो एक अदर बात है, लेकिन आपकी गलती ये नहीं होनी चाहिए कि मेरी वजह से कोई गलती हो गई, मैं नहीं अटेम्प्ट दे पाया उतना जितना मुझे देना चाहिए था और मुझे नहीं मिली और किसी को मिल गई, बाद में पछताना पड़े। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। जो मेन कोर ब्रांच है उसको ऊपर रखें, ऊपर गिरा अच्छे इंस्टीट्यूट रखें, सेकंड कोर ब्रांच है उसके अच्छे इंस्टीट्यूट रखें, फिर एवरेज रखें, फिर बिलो एवरेज रखें, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। और लगभग बच्चों को आइडिया हो ही गया होगा कि कैसे काउंसलिंग होती है, कैसे काउंसलिंग को लेके चलना चाहिए। इन सभी सिनेरियोज को देख के चलें और एंड तक फॉलो करें कि जिससे कोई तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा काउंसलिंग में, चांसेस बनेंगे। लगभग जो वेट कर रहे हैं कुछ अपर रैंकर्स, कुछ मीडियोकर रैंकर्स, उनको सीट्स मिल जानी चाहिए और साल बच जाना चाहिए अगर वो ठीक से रूल्स को फॉलो करते हैं तो। इनके जगह नहीं मिला तो भाई लक वाली बात होती है, लेकिन लक ही सब कुछ नहीं है, मेहनत भी ज़रूरी है, हमारा काम करने का तरीका भी बहुत ज़रूरी है कि हम इसको किस तरह से ले चलते हैं और कैसे आगे लेके चलते हैं। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने आपको बताई थी उसके नियर बाई ही कट ऑफ कहीं ना कहीं रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो उसका भी ध्यान रख के आगे चलें, बहुत ज़रूरी है। स्टेट वाइज काउंसलिंग ना करें, बिल्कुल भी अपने आप को सैचुरेट ना करें कि मैं इसी स्टेट में रहूँगा फिर यहाँ जाऊँगा। अच्छा इंस्टीट्यूट अगर आप रहने वाले केरला के हैं और अच्छा इंस्टीट्यूट अगर बॉम्बे में भी हो तो भरिए, दिल्ली में भी है तो भी भरिए। आपको ट्राई करना चाहिए जिससे आपको कोई मौका नहीं छोड़ना है। और आप नॉन क्लिनिकल या पैरा के लिए एडजस्टेड हैं, कोशिश करें पहले एमडी ले लें। किसी स्ट्रे वैकेंसी में नहीं मिलती है तो आप डीएनबी ट्राई करें, डीएनबी में ट्राई करें, डीएनबी ले लें। यून कैंडिडेट्स के लिए है जो अभी अभी फ्रेशली एलिजिबल हुए हैं। एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आ सकता है डीएनबी के राउंड्स में। सीट्स काफ़ी वेकेंट आएंगी इन कैटेगरीज की, इनको काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। बट डिपेंड ये करेगा आप काउंसलिंग को किस हिसाब से लेके मूव डाउन करके चलते हैं। अब बात करते हैं स्टे वैकेंसीज प्राइवेट की। लगभग सीटें ख़त्म हो गई हैं, बहुत लिमिटेड सीटें कहीं कहीं बची हुई हैं जो काउंसलिंग से मिलेंगी स्टे वैकेंसी। इस बार कुछ जगहों पे स्टे वैकेंसी भी जेन्युइनली हुई है, कुछ जगहों पे एनआरआई की फीसेस पे ही एडमिशन्स दिए गए, कुछ जगहों पे नॉर्मल फीसेस पे भी एडमिशन्स मिले। काफ़ी बच्चों ने स्टे का ट्राई लिया तो काफ़ियों को मिला भी और कुछ बाइलक रह भी रहे। बेसिकली वो ज़्यादा रह गए जो ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे, यहाँ भी देख लेंगे वहाँ भी देख लेंगे, जो 10 जगह हाथ पैर मार रहे थे वही मिस आउट हुए। जो लोग प्रॉपरली एक डायरेक्शन में या एक सलाह से चल रहे थे उनको कहीं ना कहीं चीज़ें मिली। इन चीज़ों को ज़रूर देखें। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो डीएनबी से रिलेटेड, आप कॉल कर सकते हैं 9675200801, 9690796426। careerexpert.co.in हमारी वेबसाइट है जिसमें लगभग डिटेल्स अवेलेबल हैं। आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे डे 1 से लेकर डे लास्ट तक, जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता, चाहे वो इस साल हो या अगले साल हो। हम एडमिशन की गारंटी नहीं लेते हैं, सिर्फ आपकी हेल्प करते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर में, गाइडेंस में, कि जिससे आपको सही कॉलेज सही जगह पे मिल जाए। और मैं उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जो हमसे रजिस्टर्ड थे और लगभग सभी का हो गया। ओनली फ्यू 8-10 बच्चे हैं जो कि रह गए हैं, वो भी कहीं ना कहीं डीएनबी में निकल जाएंगे या 2-4 अगले साल के लिए चले जाएंगे। और जो मैं बोलूँगा मार्क्स कम है, ज़बरदस्ती ज़्यादा फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें, अगले साल 5 महीने बचे हुए हैं, मेहनत करें, अगले साल आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। और वो ज़्यादा बेटर है कि अभी ज़बरदस्ती साल बचाने के चक्कर में कुछ हल्की चीज़ ले लें, बढ़िया ब्रांच और बढ़िया कॉलेज लें, वो ज़्यादा बेहतर है। 9675200801, 9690796426। careerexpert.co.in हमारी वेबसाइट है, फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा और फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, अब इनको ही फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप का रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, लेट मिल सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे अहेड।